हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे आज हम लोग नीट 2024 के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। जो ये सेकंड पार्ट होगा सेक्शन बी, जो क्वेश्चन नंबर 36 टू 50 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज के सवालों को हम लोग शुरू करते हैं। क्या सवाल है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टर। इफ आई इज द करंट इन द सर्किट, देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स देयर इज अ नो करंट। अपने को बोल रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे एक कैपेसिटर है, कोई भी बैटरी के थ्रू चार्ज किया गया है। ऐसे मान लेते हैं बैटरी ई है और सी। तो अपने को पता है कि आईसी होता है, इसके अंदर आईडी होता है, क्लियर है, और दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो आईसी इज इक्वल टू आईडी, सिंपल ये। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू द आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। हाँ, ये बात सही है और ये गलत था। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू द आई फ्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू, गलत है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आई फ्लोज बट द कैन बी इन डायरेक्शन, क्लियर है बात है, सिंपल था। 37 देखिए क्या सवाल अपने से, ये भी स्टेटमेंट बेस पे सवाल है। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन अ फ्री स्पेस इज दैट दे आर ट्रांसवर्स इन अ नेचर। ये बात सही है। ये क्या होता है? ट्रांसवर्स नेचर में होता है। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेट। ये भी बात सही है। दे ट्रेवल विद स्पीड इज इक्वल टू 1 हाँ, यही तो सी होता है। ये क्या होता है? सही है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं, ये एक्सेलरेटिंग चार्ज से होता है। किससे होता है? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से होता है। तो कौन सा ऑप्शन है इसके लिए? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ये गलत है क्योंकि हमसे गलत पूछा, सही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। A small telescope has an objective of the focal length 140 centimeter and an eyepiece of the focal length 5 centimeter. The magnifying power of the telescope for viewing a distance objective. अगर आपको टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन याद हो, कैपिटल एम, हम लोग कैसे लिखते थे? एफ ओ बाई यू ई फॉर नॉर्मल। बट अपने को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बातें कर रहा है, तो इसका मतलब वो हम उस, अगर रिलैक्स आई से देखना चाहते हो आप, नॉर्मल ऐसे बोल सकता हूँ मैं, तो अपना जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस बोल देते हैं और ये आई बोल देते हैं ऐसे। तो ये जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए? ये आई पीस होता है और ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो जो ये फाइनल इमेज फॉर्म होगा यहाँ से ऐसे, वो कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए? ये एफ ई पर फॉर्म होगा, तब यहाँ पे इनफाइनाइट पे बनेगा इधर, और तभी रिलैक्स होगा। तो इसका मतलब ये कि मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? एफ ओ बाई एफ ई, सिंपल, क्लियर है। तो देखिए कितना रखेंगे वैल्यू? एफ ओ की वैल्यू कितनी है? 140 सेंटीमीटर, और एफ ई की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इनको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 28। क्लियर बात है। तो कौन सा ऑप्शन है अपना? सेकंड, 28 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। अपने पास बोला है टू हीटर ए बी है पावर रेटिंग 1 किलोवाट 2 किलोवाट। मतलब अपना एक रेजिस्टेंस ऐसे बोल देते हैं, कोई भी बैटरी से कनेक्ट किया गया होगा। इसको मैं R1 बोल देता हूँ, इसको मैं V, इसको मैं R2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो V स्क्वायर बाई R1 की वैल्यू P1 होगी, V स्क्वायर बाई R2 की वैल्यू P2 होगी। अब मुझसे बोला गया है कि ऐसे कुछ रेटिंग दी गई P1 P1 जो, जिसको मैं, इसको P1 को मैं देखिए 1 किलो वाट बोल देता हूँ, P2 की वैल्यू को मैं 2 किलो वाट बोल देता है। एक्चुअली इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं अगर आपको आंसर लाना है तो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। देखिए क्या बोला गया है, दो आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहले उनको किस में कनेक्ट किया गया है? सीरीज में। ये R1 और ये R2 सेम बैटरी से। ठीक है, सीरीज बोल। इसके बाद पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। देखिए ये R2 और ये R1 सेम ऐसे। तो इनका जो पावर होता है PS को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 बाई या P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? P पैरेलल को P1 प्लस P2। अगर आपको डेरिवेशन देखना होगा इन सब का तो आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को डायरेक्टली कर पाओगे। मैं सोचा डेरिवेशन आप जाके देख लेना। ठीक है, देखिए तो अगला सवाल, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? हमसे रेशियो पूछा गया PS बाई PP। तो मैं लिखूंगा P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, और पैरेलल के लिए P1 प्लस P2 वैल्यू रख देते हैं।
1 इंटू टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टू, नीचे फिर से वही है, पूरा ही डिवाइड कर देता हूं मैं, 1 प्लस टू। तो देखिए क्या लिखूंगा इसको, 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं 3 इंटू थ्री विच इज इक्वल टू 2:9। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, 2:9 इज द राइट ऑप्शन। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है, ये भी, तभी आप इसको डायरेक्टली कर पाते, नहीं तो डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको, फिर कर पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, द फॉलोइंग ग्राफ represents TV curve of an ideal gas where T is the temperature and V is the volume at the three pressure P1 P2 P3 compare with those of the Charles law represented as a dot line। देखिए अगर PV is equal to, अगर आपको याद हो PV is equal to nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा मुझे ग्राफ इसके बीच में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, तो अगर मैं T की वैल्यू लिखूंगा तो ये देखिए PV बाई NR लिखूंगा क्या, जिसको मैं लिख सकता हूं आगे T इज इक्वल टू P बाई एन आर इंटू बी। तो ये जो है स्लोप ही तो है, इसका मतलब NR तो अगर पर्टिकुलर मोल और गैस कांस्टेंट अपना कांस्टेंट है और पर्टिकुलर मोल की बात कर लोगे तो भी वैल्यू मिलके कांस्टेंट ही बनाएगी। इसका मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो अगर P1 P2 P3 को मैं देखूंगा तो किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है अपने को, P1 का स्लोप ज्यादा दिख रहा है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। सिंपल, क्लियर है बातें। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। 41 देखिए, 41 अपने से क्या बोला गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है तो उससे अपने को 80 टाइम ग्राफ पूछा। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि मान लेते हैं, देखिए टाइम T1 बोल देता हूं, ये टाइम में T2 बोल देता हूं और ये टाइम में T3 बोल देता हूं। क्लियर। इसका मतलब VT का VT या मैं डेल्टा वी वाई डेल्टा टी लिखूंगा तो ये ए ही तो आएगा, और डेल्टा वी वाई डेल्टा टी क्या है एक्चुअल में, एक्सेलरेशन ही तो है, और यही क्या है अपना स्लोप है, ये क्या है स्लोप है। इसका मतलब अगर मैं इसके स्लोप की बातें करूंगा, ये θ1 बोल देता हूं मैं और इसको मैं θ2 बोल देता हूं, तो tan θ1 tan θ2 फॉर T1 टाइम इज कांस्टेंट, हमेशा के लिए वही होगा। तो इसका मतलब ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनने वाला है, कहीं से भी किसी भी पोजीशन से स्टार्ट होगा, अपने को कोई बताया नहीं गया कहाँ पे है, तो पर्टिकुलर टाइम तक कांस्टेंट होगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर उल्टा मतलब वो वेलोसिटी की जीरो हो रही तो डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, तो देखिए ऐसे। तो इस टाइप का ग्राफ अपना जो बनेगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, देखिए थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। इसको ये ए है, ये बी है, ये सी, इसको सी बोल दीजिए और ये डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 क्या है, अपने पास ये ब्रिज दिया गया है और इसमें से अपने को खोजना है बैलेंस, और उसके साथ इसमें ट्विस्ट ये है कि इसमें एक डायोड भी कनेक्टेड है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा था सिर्फ रेजिस्टेंस को लेकर के, तो देखिए क्या होता है वैसे बैलेंस के लिए P1 बाई या P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, बैलेंसिंग के लिए हम लोगों ने यही पढ़ा है। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए कोई देखते हैं, 10/15 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 ओम प्लस डायोड का रेजिस्टेंस में R बोल देता हूं ऐसे। अब सवाल ये है कि डायोड जहां कंडक्ट कर रहा होगा वहीं सर्किट पूरा होगा, तो सबसे पहले मैं वो खोजना है कि जहां सर्किट पूरा हो रहा है। तो देखिए अगर मैं ए ऑप्शन के देखूंगा तो सर्किट पूरा हो रहा है, अगर मैं बी ऑप्शन का देखूंगा तो देखिए ये नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ पे डायोड देखिए ये नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में है, ये दोनों क्या है फॉरवर्ड बायस में, ये भी क्या है फॉरवर्ड बायस में। अब रही बात इसका, तो ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट, ये भी कनेक्ट नहीं करेगा, मतलब ए और सी में ही ऑप्शन हो सकता है, पहले को अपने को ये समझना है। अच्छा अब जो समझने वाली बात है इसमें ये है कि डायोड रियल है, डायोड रियल डायोड, क्योंकि अपने को कहीं नहीं बताया है कि आइडियल है, तो फ्यू रेजिस्टेंस होगा
फॉरवर्ड बायस में। क्लियर है? तो अगर आप देखो, अब हम लोग ने ये सीख रखा है कि अगर दो पैरेलल रेजिस्टेंसों को जोड़ोगे तो उसकी जो नेट वैल्यू आएगा वो इंडिविजुअल से भी कम आएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका आर नेट जो आएगा वो 5 ओम से कम आएगा। और मुझे अगर इसको बैलेंस करना है तो 10/15 शुड इक्वल टू 10/15 के बराबर अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, लेकिन ये तो 5 से और कम हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब रही बात फर्स्ट की, तो देखो 5 ओम और प्लस डायोड किस में कनेक्टेड है, वो सीरीज में। इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इसमें रेजिस्टेंस, इसका आर नेट क्या होगा, आर नेट इंक्रीज करेगा, तो ये बैलेंस हो सकता है। तो इससे कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, सिर्फ फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? फर्स्ट ही क्या अपना सही है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये ठीक। देखिए अगला सवाल देखते हैं 43 को। 43 हमसे क्या पूछा गया, इफ द मास ऑफ द बॉब in a simple pendulum is increased to thrice its original mass and its length is made half of its original length, then the new time period of oscillation is x by 2 times its original time period, then the value of x is। देखिए सिंपल सा बात ये है कि अगर आपको टाइम पीरियड याद हो तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास का कोई रोल नहीं होता है, लेंथ का रोल होता है। तो ये टी इनिशियल, अगर मैं टी फाइनल को कैलकुलेट करूं, देखिए अगर मैं टी फाइनल को लिखूं तो अगेन 2 पाई अंडर रूट एल बाई 2 इंटू जी लिखूंगा। और टी फाइनल की जो वैल्यू होगी इनिशियल का कितना होगा, देखिए 2 पाई, इसको मैं लिख सकता हूं एल बाई जी, और यहां पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए टी फाइनल इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई रूट 2, यही तो है अपना। और यही वैल्यू किसके बराबर दी गई अपने को, x बाई 2 के बराबर दिया गया है। ठीक है, अब इनिशियल जो उसने बोला है वैल्यू ऑफ द x अपने से पूछा गया, जैसे x बाई 2t यही फैक्टर दिया गया अपने को, तो मैं लिखूंगा देखिए t बाई रूट 2 इज इक्वल टू x बाई 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, जिसको इनिशियल वैल्यू क्या है टाइम पीरियड। तो ये से ये चला गया, तो बचेगा कितना अपने पास x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 विच इज इक्वल टू रूट 2। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास, रूट 2 इज द राइट ऑप्शन। x की वैल्यू कितनी, रूट 2। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ द मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड surface of the earth of mass capital M and radius r in a circular orbit at an altitude of the 2r from the surface of the earth। देखिए ये सवाल कई बार हम लोगों ने क्लास में कराया, डायरेक्टली क्लास का सवाल है ये और रिपीटेड है, आईटीजे में भी ये बार पूछा था इसीलिए इसको रिपीट किया गया। ये अर्थ सरफेस हम लोग मान लेते हैं, देखिए, और इसका रेडियस r, इसका मैं रेडियस कितना बोल देता हूँ, ये रेडियस r हो गया। और अर्थ सरफेस से कहाँ पे ऑर्बिट पे लेके जाना है, 2r, तो यहाँ पे v वेलोसिटी से ऐसे ये घूमना शुरू करेगा अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ से अब पार्टिकल ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो बॉडी के पास यहाँ पे जो एनर्जी है इनिशियल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी u इनिशियल प्लस सम एनर्जी मुझे देना पड़ेगा बाहर से, शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पोजीशन, इसको मैं फाइनल बोल चुका हूं, तो फाइनल। क्लियर है बात क्या? अच्छा यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अभी मेरे को क्या है, शुरू में क्या था 0, तो मैं कितना एनर्जी दूंगा वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही दूंगा। एक्चुअल में आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैं यू गलत ऐसे ना बोलूं, यू 0 नहीं, एनर्जी में जो कुछ भी दूंगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही दूंगा, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है क्या, ये कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर के फॉर्म में दूंगा, जिसको मैं ई ही बोल दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए अब अभी इनिशियल एनर्जी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर। यहाँ पे जो मास है इसका मास कितना है, ठीक है, इसका कैपिटल एम दे रखा, प्लस एनर्जी शुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पे फाइनल पहुंच गया तो कितना डिस्टेंस पे है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 3r प्लस हाफ एम
v स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो ऑर्बिट में पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट जी एम बाई, जितना दूरी पे, कितना दूरी पे है ये 3r दूरी पे, ये वेलोसिटी होगा। तो मैं लिखूंगा, देखिए अंडर रूट जी एम बाई 3r का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए। तो मैं अगला पेज यूज कर लेता हूं, देखिए क्या अपने पास माइनस जी एम बाई आर प्लस ई इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई 3r प्लस हाफ स्मॉल एम और अंडर रूट जी एम बाई 3r का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं तो ई की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 3r प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस जी एम स्मॉल एम बाई 6r। इन सबको जोड़ना है। तो देखिए सिंपल सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ऊपर नीचे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, देखिए ई इज इक्वल टू 2gm बाई 3r प्लस 6, सॉरी gmm बाई 6r। तो फिर से अपने को इसको 6r करना है, मैं फिर से वही ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो e की वैल्यू कितना 5gmm बाई 6r, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सिंपल, ठीक है। और एक किसके फॉर्म में होगी, यही किसके फॉर्म में, जिसको मैं हाफ एम यू स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है। वही होता है टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ऐसे भी बोल सकता हूँ टोटल एनर्जी एट पॉइंट इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट फाइनल। क्लियर है बातें। तो कौन सा अपना है 5/6 GMM बाई आर। क्लियर। 47 देखिए 45 देखिए, हमसे क्या बोला गया है, अ सीट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ द, जैसे मान लीजिए ऐसे मैं बोल दूं कि ये अपना सीट है और यहाँ पे ये बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल बोल देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब फोर्स इज नीडेड, अगर ये मटेरियल के बारे में कुछ मटेरियल है या सीट है ऐसे, ये सीट, ठीक। पहला सवाल है होल्ड द, पहला स्टेटमेंट है होल्ड द सीट देयर इफ इट इज अ मैग्नेट। अगर ये मैग्नेट हुआ तो पक्का यहाँ पे ये रिपेल और अट्रैक्ट होगा, तो हमें इसको पकड़ने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। आगे पहला सही है। होल्ड द सीट देयर इफ इट इज ए नॉन मैग्नेट, अगर ये नॉन मैग्नेट है तो इसमें कुछ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा नहीं, तो ये गलत है। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज अ कंडक्टिंग, अगर ये कंडक्टिंग हुआ तो इसको मुझे मेंटेन करने के लिए, अब ये नॉर्थ पोल जैसे ही पास में रखा गया है, देखिए नॉर्थ पोल, तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो ईडी करंट होगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि करंट जैसे ही होगा, ईडी करंट हुआ तो उसका अपोज करेगा तो लेंज लॉ लगेगा, फिर से लेंज लॉ, ठीक है, लेंज लॉ लगेगा। तो क्या करेगा, अपने को इसको मूव करेगा, दूर भागने की कोशिश करेगा, तो उसको मेंटेन करने का मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म से वो चल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब सी वाला सही है। मेरी बात समझ में, मैं क्या क्या बोला, ये फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट होने की वजह इंड्यूस करंट आया तो उसकी वजह से एडी करंट जनरेट होगा, एडी करंट जनरेट होने की वजह से ये मूव करना, उसका लेंज लॉस को विरोध करेगा, क्योंकि जिसको पैदा किया उसी को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, तो उसके लिए मूव करना पड़ेगा इसको। तो सी सही है। डी क्या है, नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन पोलर है, तो कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात ही नहीं है, ये गलत है। तो अपने पास कौन और बचा, सिर्फ ए और सी, ठीक है। तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। 46 देखिए, 46 बहुत सिंपल, 10 microfarad capacitor is connected to a 210 volt 50 hertz source as shown in the figure, the peak current in the circuit is, तो ये अपने को जो दिया गया है, हमें पता है क्या है, आरएमएस वैल्यू है। अच्छा, अपने को पीक करंट बोला है तो अपने को सिंपल ये करना है, देखिए V नॉट डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू आई नॉट, जिसको मैं लिख सकता हूं V RMS डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू आई आरएमएस, क्योंकि मुझे जो वैल्यू दिया गया, क्या दिया गया, बी आरएमएस, और बी आरएमएस की वैल्यू कितनी होती है, वी नॉट बाई √2 होता है। तो देखिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं, तो मैं लिखूंगा यहीं पे बी आरएमएस यूज कर लेते हैं, 210 डिवाइडेड बाई एक्स सी की जो वैल्यू होगी वो कितना होता है,
1/ω/c, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2πf इंटू सी। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए, तो मैं IRMS का वैल्यू लिखता हूँ। देखिए 210 डिवाइडेड बाई एक्सी, एक्सी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2πf, ऊपर कर देते हैं 2πf इंटू सी, तो जिसको मैं लिखूंगा 210 इंटू 2, पाई की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 22/7 इंटू एफ की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 50 हर्ट्ज दे रखा है अपने को, इंटू सी की वैल्यू है सी की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफैरेड, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 के पावर -5। क्लियर है? अब इनको मुझे कैलकुलेट करना है, तो अपने को जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? IRMS। हमें क्या चाहिए? पीक, तो मैं √2 टाइम्स कर दूंगा। देखिए इनको करते हैं हम लोग, तो 7 से ये 3 गया, 50, 200 और एक 3 जीरो यहाँ से गायब कर देते हैं, तो अपने पास बचा देखिए 3 इंटू 22 इंटू 10 के पावर -2। बात समझ, ये 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, एक जीरो ये बचेगा, तो ये क्या है? IRMS। बात समझ में आई क्या? अब मुझे क्या चाहिए? I0 चाहिए, तो √2 टाइम्स आप IRMS लिख देते हैं सीधे सीधे। तो मैं क्या लिख दूंगा? देखिए √2 की वैल्यू 1.4 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 10 के पावर -2, सीधे मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ, इनकी जो I0 की वैल्यू आएगी वो होगा 0.93 एम्पेयर। ठीक है, आप इनको कैलकुलेट करके लिखोगे तो यही आएगा आंसर। तो कौन सा अपना ऑप्शन है? सेकंड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? 47 देखिए, अ मेटेलिक बार ऑफ यंग मॉडुलस 0.5 इंटू 10 पावर इतना दे रखा है यंग मॉडुलस की वैल्यू, और कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है, लेंथ दे रखा है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन समथिंग है, इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग, द कंप्रेशन फोर्स डेवलप इन इट। अगर आपको एक्सपेंशन ड्यू टू द हीट पता हो तो हम लोग क्या लिखते थे? डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू स्मॉल एल, पहली बात। और चूंकि ये यंग मॉडुलस की बात है, लॉन्गिट्यूडनल की बातें हो रही हैं, तो मुझे यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन मीन्स फोर्स बाई एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो मुझे फोर्स स्ट्रेस मतलब क्या चाहिए? फोर्स ही तो चाहिए, तो मैं फोर्स की वैल्यू क्या लिखूंगा? देखिए यंग मॉडुलस डेल्टा एल बाई एल इंटू एरिया, जिसको मैं लिख सकता हूं यंग मॉडुलस इंटू डेल्टा एल की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? ऊपर से देखिए अल्फा डेल्टा टी इंटू स्मॉल एल डिवाइडेड बाई एल इंटू एरिया, ये गए, तो बचा कितना? फोर्स की वैल्यू अपने पास यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया, वैल्यू रख देते हैं फटाफट। देखिए यंग मॉडुलस कितना दे रखा है अपने को? 5 इंटू 10 के पावर 10 इंटू अल्फा कितना दे रखा है? 10 के पावर -5, और अपने को डेल्टा टी कितना? 100 माइनस 0, तो वो 100 के बराबर हो जाएगा, इंटू एरिया कितना दे रखा अपने को? 10 के पावर -3। इनको कैलकुलेट करना अपने को। देखिए तो कितना हो जाएगा? ये -5538। क्लियर है? तो ये और ये मिलके कितना करेंगे? 5 इंटू 10 के पावर, और ये दोनों को जोड़ देते 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है क्या? तो देखिए 5 इंटू 10 के पावर 4 कौन सा है? ये सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, an iron bar of length capital L has magnetic moment M. It is bent at the middle of its length such that the two arms make an angle 60 with each other. The magnetic moment of this new magnet is, देखिए पहले ऐसे कोई था -m प्लस m, इसका लेंथ में L बोल देता हूँ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट में कितना लिखूंगा? m इंटू एल। अब इसको बेंड कर दिया गया, बेंड कुछ इस तरीके से मान लेता हूँ, देखिए ऐसे बेंड कर दिया गया, और ये एंगल कितना? 60 डिग्री। तो ये लेंथ कितना? L/2 और ये कितना? L/2। अगर इसको -m बोल देता हूँ, इसको +m बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ अब तो ये बचा, मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये L/2 है, ये 60 है, ये भी L/2 है, इसका मतलब ये भी
ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि दोनों साइड सेम है, तो थीटा की वैल्यू कितना आएगा 60 ही आएगा। तो सिंपल अपने को मतलब क्या है कि इसका भी लेंथ कितना हो गया l/2। तो मैं अब न्यू m डैश जिसको बोल देता हूँ कितना हो जाएगा m इंटू l/2 ही, यही होगा। तो m इंटू l तो कैपिटल M था, तो ये कितना m डैश m/2। क्लियर? तो कौन सा अपना ऑप्शन होगा m/2, सीधे सीधे। ठीक है, 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है अपने को, if the plate of the parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other then। अच्छा, इसका मतलब अगर ये बैटरी कनेक्टेड है, ऐसे मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूं और इन प्लेटों को मूव कराया जाता है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है और C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन बाई D होता है। अगर D डिक्रीज किया तो C इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही क्या? अगर C इंक्रीज किया तो Q इंक्रीज करेगा। देखिए, द चार्ज स्टोर इन इट इंक्रीज, हाँ सही है, द एनर्जी स्टोर इन इट डिक्रीजेज। एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। बात समझ, ये एनर्जी होता है। तो C तो इंक्रीज कर रहा है, B तो कांस्टेंट है, C इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, हाँ सही है, द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑफ इट्स पोटेंशियल रिमेन सेम ना। देखिए Q बढ़ चुका है तो रिमेन सेम नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड वोल्टेज इज इंक्रीजेज। अगर आपको याद हो तो एनर्जी हम ऐसे भी लिखते हैं Q इंटू V बाई 2। ठीक है, अब ये एनर्जी ही तो है और मुझे पता है कि वोल्टेज तो कांस्टेंट बट Q तो इंक्रीज कर गया है। Q क्या हुआ है, इंक्रीज किया है, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, देखिए A एंड C ओनली, ACE ओनली। क्लियर है? तो तीनों ऑप्शन अपने पास सही है, जिसका सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अब फोर्स इज डिफाइंड। अच्छा, फोर्स का इक्वेशन अपने को दिया गया, देखिए F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, और फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, mlt-2। ये फोर्स का डायमेंशन है। बात समझ में आ रही क्या? इसका मतलब अल्फा का भी डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि सेम यूनिट जुड़ जाते हैं, mlt-2 की जगह ये +4 होगा। बात समझ में आ रही क्या? नहीं, अपने को अल्फा यूनिट फाइंड करना है। देखिए टी स्क्वायर तो साथ में, इसका मतलब ये पूरा मिल के क्या होना चाहिए, mlt-2 होना चाहिए। ठीक है, और टी स्क्वायर साथ में, इसका मतलब मैं क्या करूं, इसको mlt, मैं इसको +4 करूंगा तो -4 करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -4, तो -4 इंटू टी स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। ठीक है, इसका इसी इन सिमिलर वे इसका मैं क्या करूंगा, देखिए ये अल्फा की वैल्यू, ये क्या होगा अपना अल्फा होगा, नीचे मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो बीटा का मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए mlt-3 लिखूंगा क्या, क्योंकि टी स्क्वायर के मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू टी करोगे तो वही आ जाएगा अपना mlt-2 के बराबर। तो अल्फा कितना है अपना mlt के पावर -4 और बीटा कितना है अपना mlt के पावर -3। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, देखिए अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू ml कैंसिल हो जाएगा, तो t के पावर -1 बचेगा, जिसको मैं लिख सकता हूं, देखिए बीटा इज इक्वल टू अल्फा टी, देखिए तो 1/t हो जाएगा, अल्फा टी से मल्टीप्लाएंगे बीटा, तो अपने पास जो यूनिटलेस क्वांटिटी बचेगी वो क्या हो जाएगा, अल्फा टी बाई बीटा इज इक्वल टू 1, 1 यूनिटलेस होगा, तो अल्फा टी बाई बीटा जहाँ पे सही है वो सही है। क्लियर है? तो सेकेंड ऑप्शन इज अपने को दिया गया है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किए होगे तो नीट का एग्जाम आपका बहुत अच्छे गया होगा। अगर नहीं हो पाया तो डू नॉट बी डिप्रेस, और अपने को डिस्करेज नहीं करना है, फिर से दोबारा से मेहनत करने की लगना है, क्योंकि ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पे बहुत 25 लाख लोग एग्जाम्स को दे रहे हैं, तो आपको भी पता है कि चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होंगी। अब जितना ज़्यादा आपका बेहतरीन प्रैक्टिस होगा उतना फास्ट आप सवाल के आंसर्स को, जवाब को पकड़ पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो कोई बात नहीं, होप नहीं हारना है, बी ऑप्टिमिस्टिक, गिव योर 100% in this year and try to achieve your goals. Thank you.